जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम भारत के संविधान के विकास की यात्रा को पढ़ चुके हैं, यानी कि भारत के संविधान का विकास, भारत के संविधान के विकास के बारे में बता चुके हैं। वहाँ हमने बताया था कि भारत के संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। 1773 ईस्वी का रेगुलर एक्टिंग एक्ट, ठीक है। और अब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारित अधिनियम जो करे थे, और हमारा 1858 जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम के बारे में यहाँ जानकारी हमने दी थी, ठीक है। आज हमारा स्टार्टिंग होता है यहाँ से पूरे संविधान का जो विकास था, संविधान की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि कलकत्ता को कैसे अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में लिया, अपने अधिकार में लिया, और मुर्शिद कुली खां, यानी कि सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, सारे बक्सर का युद्ध वगैरह हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम। हम पहले बता चुके हैं क्योंकि दो तरह से संविधान को दो भागों में बांटा गया। ईस्ट इंडिया की कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अधिनियम, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जितने अधिनियम बनाए उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधिनियम पारित करे थे वे 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक, ठीक है। 1753 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी तक यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिनियम पारित किए गए थे। और 1853 के बाद जो 1858 ईस्वी का अधिनियम आया था उसको ब्रिटिश ताज ने अपने द्वारा पारित किया था, ठीक है। यहाँ के बाद सारे जो आए वे सारे ब्रिटिश ताज के बाद आए, ठीक है। बात करें 1773 ईस्वी का जो रेगुलर एक्टिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ कलकत्ता के बारे में बात करते। कलकत्ता क्वेश्चन बनता, कलकत्ता का प्रथम गवर्नर कौन था। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कलकत्ता का प्रथम गवर्नर कौन था। कलकत्ता का प्रथम गवर्नर। तो कलकत्ता के अगर प्रथम गवर्नर की बात करते हैं, यानी पश्चिम बंगाल का या कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जो बनाया गया था वो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। क्वेश्चन बनेगा कलकत्ता का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन पूछा था कलकत्ता का प्रथम गवर्नर कौन था, तो कलकत्ता का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था, क्योंकि कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी गवर्नर जनरल का पद नहीं आया। जब गवर्नर जनरल का पद आएगा 1773 ईस्वी के द्वारा, यानी 1773 ईस्वी के द्वारा जो रेगुलर एक्टिंग एक्ट आएगा उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद आएगा, ठीक है। तो यहाँ गवर्नर, खाली गवर्नर पूछेगा तो गवर्नर बताएंगे कलकत्ता गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम 1773 ईस्वी का रेगुलर एक्टिंग एक्ट, ठीक है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट के दौरान भारत में पहली बार लिखित, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार लिखित संविधान को प्रस्तुत किया था। सबसे पहला पॉइंट ये बनता, अंग्रेज यहाँ भारत में कई साल तक राज करा, लेकिन उन्होंने यहाँ संविधान नहीं, यानी कि संविधान नहीं लागू कर पाए। सबसे पहली बार संविधान लागू हुआ, यानी लागू क्या, संविधान जो लाए लिखित रूप में। क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी लिखित तरीके से भारत में पहली बार संविधान जो प्रस्तुत किया था तो वो रेगुलर एक्टिंग एक्ट के तहत किया था। सबसे पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया था, यानी लिखित तरीके से यहाँ कानून बनाया गया था। सबसे पहली बार 1773 ईस्वी के रेगुलर एक्टिंग एक्ट द्वारा लिखित रूप से यहाँ इन्होंने जो कानून बनाया, जो कानून यानी कि जो लॉ जो पूरा बनाया, तो 1773 ईस्वी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब 1773 ईस्वी के द्वारा बनाया गया। अब ये जो 1773 ईस्वी का रेगुलर एक्टिंग एक्ट आया था वो पहला एक्ट था जिसके द्वारा लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, और जिसके तहत सारी चीज़ें जो भी होंगी सब कानून के दायरे में होंगी। यानी पहले जो कंपनी के लोग आए थे वे अपने तरीके से मनमाने तरीके से व्यापार कर रहे थे, जो जहाँ उनका मंतव्य वहाँ व्यापार करते थे, लेकिन यहाँ इसके एक्ट के तहत सभी चीज़ को अंडर में ले लिया गया है, एक कानून के तरीके से। यानी कि जो भी काम होगा वो कानूनी तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से व्यापार कहीं भी कर सकता, ठीक है। तो इसमें रेगुलर एक्टिंग एक्ट में कई सारे पॉइंट यहाँ आते हैं। क्या क्या यहाँ हुआ, सबसे पहली बात 1773 ईस्वी के रेगुलर एक्टिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को, सबसे पहला पॉइंट ये है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। देखो क्वेश्चन बना, कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, देखो जनरल जो पद आया पहली बार, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा था? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, यानी बंगाल का गवर्नर किसे बताया अपना? लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था पहले, लेकिन यहाँ ये रेगुलेटिंग एक्ट जब यहाँ पारित हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो क्वेश्चन बनता, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन बनता, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। अगर बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, खाली गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव, और गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, कौन से एक्ट के तहत? 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब बात करते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो भारत में आए थे, ठीक है, ये भारत के यानी कलकत्ता के प्रथम गवर्नर जनरल, क्वेश्चन मतलब कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल किसको कहा जाने लगा था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को कहा जाने लगा था। ठीक है, अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की यहाँ बात करते हैं। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत में एक क्लर्क के रूप में आए थे। सबसे पहली बार जो आए थे ये क्लर्क के रूप में आए थे यहाँ। ठीक है, क्लर्क बनकर आए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इनकी 1750 ईस्वी में इन्हें क्लर्क पद दिया गया था यहाँ, क्योंकि 1750 ईस्वी में एक क्लर्क के पोस्ट पे यहाँ इनकी नियुक्ति हुई थी। किसकी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या बनकर आए थे? क्लर्क बनकर आए थे। ठीक है, क्लर्क के रूप में आए थे, इन्होंने क्लर्क के पद पर काम अच्छा किया, तो इनको फिर बाद में कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया था। कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब इन्होंने क्या काम करा, यहाँ ये क्लर्क के पद पर अच्छा कार्य करा, तो उन्हें लगा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के यहाँ के बंदे भाई टैलेंटेड है, तो यहाँ ये केवल क्लर्क के पद पर आए थे, और इन्हें बाद में क्लर्क के पद देखते हुए क्या हुआ? कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया। और इनकी योग्यता के अनुसार, इनकी योग्यता को देखकर, इनके कार्य को देखकर इनको कलकत्ता का यानी पश्चिम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का यानी कलकत्ता का प्रथम गवर्नर किसे बनाया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया था। ठीक है, पहले ये 1750 में क्लर्क के पद पर भर्ती हुए थे। यहाँ से 1750 में क्लर्क के पद पर भर्ती होने के बाद ये यहाँ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कलकत्ता के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। अब यहाँ कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मुंबई और हमारा एक तो मुंबई था, मुंबई प्रेसिडेंसी थी, और एक तुम्हारी मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, यानी क्या था हमारा? कलकत्ता था, कलकत्ता। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर ये प्रेसिडेंसी थी, इसके अंतर्गत मद्रास और मुंबई इन प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यानी कि जो मुंबई और मद्रास थे, इनके अंदर केवल गवर्नर बनते थे, केवल गवर्नर बनाया गया था, और मुंबई के और मद्रास के गवर्नर किसके अधीन थे? कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन थे। यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और मुंबई को रखा गया था। यानी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को किसके अंतर्गत रखा गया था? तो मद्रास और मुंबई को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को इन दोनों का यानी कार्यभार कहाँ होगा? कलकत्ता प्रेसिडेंसी करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जब यहाँ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल पद पर रख दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया,
तो अब इस अधिनियम के तहत जो कौन सा अधिनियम हमारा 1773 अधिनियम यहाँ चल रहा है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ 1773 ईस्वी वाला चल रहा है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ, सबसे पहली बात तो कलकत्ता के यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, पहला पॉइंट ये था, ठीक है। दूसरी बात 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनता कि कौन से अधिनियम के तहत, तो कौन सा हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनता कि कौन से अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना, यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, इसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम तो सर एलिजाह इम्पे थे। सर एलिजाह इम्पे को कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अभी पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, नोट पॉइंट में बता रहा हूँ यहाँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्योंकि तो भारत एक अलग हो गया क्वेश्चन और कलकत्ता एक अलग हो गया। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में हम कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजाह इम्पे थे। ये प्रथम क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, कहाँ के, कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ये कलकत्ता के थे। अगर बात करते हैं यहाँ नोट पॉइंट में बता दें, यहाँ अगर बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो यहाँ कलकत्ता के कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसलिए मैंने नोट पॉइंट यहाँ बताया। तो उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, इसका नाम था हीरालाल जे कानिया। और क्वेश्चन बनेगा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, तो सब कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। बार बार इसलिए बता रहा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन डाउट हो जाता, कलकत्ता पूछेगा तो क्वेश्चन अलग लगेगा और भारत पूछेगा तो क्वेश्चन अलग लगेगा। तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे, जो प्रथम थे। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया उनका नाम था। पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका, ठीक है। अब यहाँ क्या 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट चल ही रहा, इसके तहत और काफ़ी जो आए, जो रूल्स आए इसके अंदर काफ़ी नियम आए यहाँ। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भेजा गया था भारत में, तो उसे ये कह दिया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तरीके से यहाँ व्यापार नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से व्यापार नहीं करेगा और भारत के लोगों से किसी प्रकार की रिश्वत या उपहार नहीं करेगा। कोई भी कंपनी या व्यक्ति अगर भारत के व्यक्ति से उपहार यानी उपहार और तुम्हारा रिश्वत लेने पर रोक लगा दी थी, ठीक है, भारत के किसी भी व्यक्ति से कंपनी का कोई भी व्यक्ति उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता। देखो क्वेश्चन बना क्या, कौन से अधिनियम के तहत, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से अधिनियम के तहत
कंपनी का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता। तो इसकी इस अधिनियम के तहत यहाँ ये रोक लगा दी गई थी, इसको यानी कि कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से रिश्वत, भारत के किसी व्यक्ति रिश्वत या यानी उपहार लेता तो वो कानूनी अपराध होगा। तो कंपनी किसी भी व्यक्ति को मना कर दिया गया था भाई कोई भी व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता। इस अधिनियम के तहत यहाँ एक ये पॉइंट और कर दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ ये जो हमारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल को बनाया गया था। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में काफ़ी सारे जो कार्य हुए थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से संबंधित बिंदु मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक क्या हुआ, भारत के यानी कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा पॉइंट, यानी कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्या 1774 ईस्वी में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, इसके तहत यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब यहाँ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में और क्या हुआ, प्रथम कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना की गई। कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना की गई। मदरसे की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनता कि कौन से अधिनियम के तहत यानी किस गवर्नर जनरल के समय में कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना की गई थी। तो वो कौन सा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। और कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम मदरसे की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी। अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में ही भारत का प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। क्वेश्चन पूछा जाता, भारत का प्रथम समाचार पत्र, द बंगाल गजट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उसका नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट किसके समय में निकाला गया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में। यानी कि कलकत्ता में प्रथम मुस्लिम मदरसे की स्थापना किसी समय में हुई, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुई। और कलकत्ता में भारत का प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम क्या था, द बंगाल गजट, जो प्रकाशित किया गया था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में निकाला गया था। कलकत्ता का क्वेश्चन पूछा बनेगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उसका नाम था द बंगाल गजट। किसके समय में प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में। किसके समय में, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग में। और इसका जो प्रकाशन किया था वो क्या था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा इसका जो यानी कि प्रकाशन, क्वेश्चन पूछा था द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। तो बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल गजट का किसने किया था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया गया था। तो 1773। तो बात करते हैं यहाँ द बंगाल गजट की। तो द बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में किया था। कौन सा नंबर, 1780। क्वेश्चन पूछा था भारत का प्रथम समाचार पत्र किसके समय में प्रकाशित हुआ था। तो पहली बात तो किसके समय में हुआ था, उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में प्रकाशित हुआ था। क्या नाम था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, पहला मदरसा ये 1781 में स्थापित हुआ था। 1781 और पहला बंगाल गजट यानी भारत का सबसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ ये तय कर दिया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलर एक्ट के तहत कि जो भी व्यापार भारत में होगा, जो भी कंपनी व्यापार करेगी भारत में, तो व्यापार की सूचना क्राउन को देनी होती थी। व्यापार की सूचना क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया था। व्यापार की सूचना क्राउन का मतलब जो वहाँ के इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे उसको क्राउन बोला गया यहाँ। तो व्यापार की सूचना क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया था। यानी कि जो भी व्यापार या भारत के अंदर कंपनी करेगी उसके व्यापार का पूरा डाटा कहाँ जाएगा, व्यापार का डाटा कहाँ देना पड़ेगा, क्राउन को देना पड़ेगा। क्राउन कौन थे, जो इंग्लैंड के यहाँ जो राजा, वहाँ राजा का शासन चलता था, उनको यहाँ देना पड़ता था। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहाँ काफ़ी सारे जो नियम लेकर आए थे उन नियमों को यहाँ रखा गया था। अब इसके बाद आता है एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट
पिट्स इंडिया एक्ट, ये था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, अब 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो लेकर आए थे, तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स। ठीक है, उनका नाम था विलियम पिट्स, पिट्स था। ठीक है, विलियम पिट्स था। तो विलियम पिट्स था, तो ये लेकर आए क्वेश्चन बन, इनके नाम से बना पिट्स इंडिया एक्ट। इन्होंने क्या, भारत में क्या था, द्वैत शासन की स्थापना का जो श्रेय आता, द्वैत शासन का जो व्यवस्था लेकर आए थे वो ये लेकर आए थे। कौन? पिट्स इंडिया एक्ट। इनका नाम था विलियम पिट्स। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम था विलियम पिट्स। कौन थे? प्रधानमंत्री पद था इनके पास, प्रधानमंत्री। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, और विलियम पिट्स ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम रखा गया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्या नाम था उनका? विलियम पिट्स नाम था, जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पर रखा है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या, भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैत शासन को लेकर आए। ठीक है, द्वैत शासन को लेकर आए, द्वैत शासन बना दिया गया। द्वैत शासन, द्वैत शासन में क्या, इन्होंने दो भागों में बांट दिया गया था, दो भागों में बांटा गया था। यहाँ एक तो एक का नाम था उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर आए और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लेकर आए। ठीक है, अब कुछ नहीं बनता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत क्या रखा गया था, व्यापारिक मामलों को रखा गया था। क्वेश्चन बनता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्या रखा गया। ठीक है, इसके अंदर रखा गया था व्यापारिक मामलों को रखा गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रखा था व्यापारिक मामले, यानी व्यापारिक मामलों की जो रिपोर्ट होगी वो कहाँ रखी जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्यापार जो करेगा वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, व्यापारिक मामले। ठीक है, व्यापारिक मामलों को कहाँ रखा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रखा गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण करना, नियंत्रण करना इसका नाम बता दिएगा, नियंत्रण करना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोलर का काम होता है नियंत्रण करना, तो इसके अंदर रखेगा राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामलों को रखा गया था। ठीक है, यहाँ क्या, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, द्वैत शासन की व्यवस्था लेकर आए थे। द्वैत शासन का मतलब दो शासन हुआ करते थे। अब यहाँ एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंदर क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्या, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्या, व्यापारिक मामलों को रखा गया था। यानी जो व्यापार जो भी होगा, कंपनी जो भी व्यापार करेगी उसको कहाँ रखा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रखा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, अब जो भी राजनीतिक मामले थे, राजनीतिक मामलों को कहाँ रखा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत ये मुख्य बिंदु क्या थे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को रखा गया था। ठीक है, इसके बाद (1713) ईस्वी का एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट। ठीक है, तो 1813 ईस्वी में लेकर आए थे, 1813 ईस्वी का एक्ट लेकर आए। 1813 ईस्वी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लेकर आए थे, तो 1813 ईस्वी का जो एक्ट लेकर आए थे, जो अधिनियम था 1813 ईस्वी का अधिनियम या एक्ट बोलते हैं हम, अधिनियम। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए उसको और बढ़ा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। सबसे पहला पॉइंट तो ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार पत्र था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अधिकार पत्र को, अधिकार पत्र को, कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, के लिए बढ़ा दिया गया था। सबसे पहला पॉइंट, 1813 ईस्वी का जो एक्ट आया था, अधिनियम जो आया था 1813 ईस्वी के जो अधिनियम में बता दिया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसका जो कार्यकाल होगा, अधिकार पत्र को, वो 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। और एक बात और हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के जो भारत में व्यापार करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के जो व्यापार थे उसके एकाधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के लिए व्यापार एकाधिकार को छीन लिया गया था। भारत के लिए जो व्यापार का एकाधिकार था उसको छीन लिया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का
का भारत के साथ एकाधिकार छीन लिए गए थे। देखो पहला पॉइंट क्या, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कि 20 वर्ष तक आप इंडिया में और कार्य कर सकते हो। 20 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, 20 वर्ष का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया था। दूसरा पॉइंट क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के प्रति जो एकाधिकार था, जो व्यापार का एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार का एकाधिकार, व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार बरकरार रखा। लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा गया था। यानी कि जो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के प्रति जो व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, उसको छीन लिए गए थे, अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और चीन के साथ इसका व्यापार बरकरार रखा गया था। ईस्ट इंडिया यानी कि 1813 ईस्वी के एक्ट के तहत ये हुआ था। या तो एक तो 20 वर्ष के लिए अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया था, और भारत के प्रति जो एकाधिकार थे, व्यापार के अधिकार वो छीन लिए गए, समाप्त कर दिए गए थे, और चीन के साथ बरकरार रखा गया था। ठीक है। और इसके अंदर एक मुख्य पॉइंट ये हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यानी कि जो इंग्लैंड की जो कंपनी हुआ करती थी, उनको यहाँ शर्त रखी गई, जो मिशनरी थे, जो ईसाई मिशनरी थे, वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी? तो यह अधिनियम कौन सा था? 1813 ईस्वी का। ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। देखो ईसाई जो मिशनरी थे वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। कौन से अधिनियम के तहत? 1813 ईस्वी का जो एक्ट था उसके तहत ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। अब ये काम और कह दिया गया, भारत की शिक्षा के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी यहाँ, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी वार्षिक पेंशन देने की योजना बताई गई थी। यानी कि 1 लाख रुपए वार्षिक भारत की शिक्षा के लिए कंपनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देगी। ठीक है। देखो भारत की शिक्षा सुधार के लिए यहाँ क्या था, कंपनी भारत में रह रही थी, भारत के लोगों को कुछ प्रॉफिट होना चाहिए था, कम से कम भारत के लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो भारत की शिक्षा के लिए कंपनी कितना पैसा देगी, 1 साल में कितना खर्च करेगी? 1 लाख रुपए वार्षिक देगी। 1 लाख रुपया वार्षिक देगी। ये 1813 ईस्वी के जो अधिनियम आया था उसके तहत इसको रखा गया था। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम 1833 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम ठीक है। देखो क्वेश्चन बनता कि देखो 1773 ईस्वी का रेगुलेटरी एक्ट आया, उसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम आया। अब आएगा हमारा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम यानी चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी का। तो भारत के संविधान की झलक देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता कहीं भी, भारत के संविधान की झलक पहली बार कौन से अधिनियम में देखने को मिली थी? तो भारत के संविधान की झलक देखने को मिली थी वो इसी अधिनियम के तहत मिली थी। 1833 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, भारत के संविधान की झलक मतलब पहले जो पॉइंट इससे पता चल जाता है यहाँ भारत के संविधान यानी भारत के संविधान का इतिहास जो पहली बार देखने को मिल रहा। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट अधिनियम में बता देगा कि भारत के संविधान की जो जड़ें जो रखी जाती हैं, संविधान की जड़ें जो मुख्य रूप से पाई गई थी, तो 1833 ईस्वी के तहत यहाँ बताया गया था। 1833 ईस्वी का जो अधिनियम था। अब 1833 ईस्वी का अधिनियम में क्या कहा जाने लगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल
बना दिया गया। अब क्वेश्चन ये बना क्या कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बना इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत का गवर्नर जनरल पहले क्या था, पहले यानी कि मद्रास और मुंबई कलकत्ता के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई थी और कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और मद्रास और मुंबई के केवल गवर्नर बना करते थे। ठीक है, आज जो गवर्नर का पद भारत में उसको राज्यपाल कहा जाता है, आज भी भारत में है गवर्नर के पद। ठीक है, तो यहाँ बंगाल के गवर्नर को क्या कह दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अगर कलकत्ता पूछता तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। अगर बात करते भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, कलकत्ता का पूछेगा तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पूरी लिस्ट बना कर दूंगा कि कलकत्ता कौन था, भारत का कौन था। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे, ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन बन गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो क्वेश्चन बना क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बार बार मैं इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या गलती कर लेते हैं, कभी भारत का गवर्नर जनरल कर लेते हैं, कभी बंगाल का गवर्नर जनरल कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को एक समझना है एक बार। अगर क्वेश्चन बनेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अगर बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब जैसे हमने लॉर्ड वारन हेस्टिंग के बारे में कुछ मुख्य बिंदु पढ़े थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ मुख्य बिंदु यहाँ हम थोड़े से पढ़ते हैं। ठीक है, जो अधिनियम तो हम पढ़ रहे हैं, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री अगर पता तो संविधान समझ में आसानी से आ जाता है, और हिस्ट्री नहीं पता तो संविधान आसानी से नहीं आ सकता। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, क्वेश्चन ये बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक तो 1833 ईस्वी के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, लेकिन पहली बार जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत आया था तो कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। मद्रास आज इसका नाम क्या, चेन्नई है। चेन्नई मतलब तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका नाम। अभी तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। ठीक है, घोषणा कर दी है, भारत के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। करंट के कुछ क्वेश्चन है, तुम्हारा असम है। ठीक है, असम है, पश्चिम बंगाल है, और तमिलनाडु है, केरल है और पुदुचेरी। यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछ लिया जा सकता। तो मद्रास जो नाम था, मद्रास का नाम चेन्नई है। चेन्नई पुराना नाम, आज वर्तमान में चेन्नई नाम है। इसका क्या कहाँ पड़ता, तमिलनाडु की राजधानी क्या चेन्नई है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखो, हम थोड़ा आगे निकल गए, कोई बात ना। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे पहली बार कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। कब, 1803 ईस्वी में। अब इसने क्या करा जी, जहाँ इसने जाकर देखा वहाँ मद्रास में, तो मद्रास में सभी लोग अपना अपना अलग तरीके से रहन सहन कर रहे हैं। वहाँ कुछ लोग अपना जो जाति होती ना, जातीय चिन्ह माथे पर लगाते थे और कानों में बाली पहनते थे। तो इसे लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को, भाई मैं सबको एक देखना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया हूँ तो सब मेरी नज़रों में एक होना चाहिए, किसी कोई जाति ना हो और किसी का कोई धर्म ना हो। यानी कि अंग्रेजों का मुख्य टारगेट यही था कि यहाँ से वर्ण व्यवस्था को खत्म करना। लेकिन यहाँ इंडिया में पहले से वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, तो यहाँ लोग अपनी अपनी जाति का चिन्ह लगा कर निकलते थे। तो सब लोग अलग अलग जाति की पहचान हो जाती थी। तो इन्हें लगा कि हाँ ये सब बेकार है, मैं सभी को एक जैसा बनाना चाहता हूँ, कम से कम कहीं ना कहीं सभी एक लोग हो जाए।
जाए, कहीं ना कहीं जातीय पहचान में ऊंच नीच खत्म हो जाए, ये इसने चाहा था कि मैं सही कर दूंगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ठीक, तो इसने मद्रास में, जब ये मद्रास में लॉर्ड विलियम बेंटिक आया तो इसने माथे पर जातीय चिन्ह, माथे पर जातीय चिन्ह, जातीय चिन्ह और कानों में बाली, कानों में बाली पहनने पर रोक लगा दी थी, पहनने पर रोक लगा दी। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीपली के जो हिस्ट्री के डीपली के पॉइंट है ये। क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाने से पहले कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था, जहाँ इन्होंने क्या काम करा, माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बाली पहनने पर रोक लगाई थी। भाई कोई भी माथे पर जातीय चिन्ह नहीं लगाने का और कानों में कोई भी बाली नहीं पहनने का। अब माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बाली पहनने पर इसने रोक लगा दी, तो इसके खिलाफ वहाँ के जो सैनिक थे उनका नाम था बेल्लोर सैनिक। क्या नाम था उनका? बेल्लोर सैनिक, बेल्लोर सैनिक। बेल्लोर सैनिकों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रति क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रति विद्रोह कर दिया। वो करा था 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। अब यहाँ अंग्रेजों ने भेजा था भाई अच्छा काम करने के लिए, अब यहाँ क्या हो गया, तो उल्टा ही हो गया। अब इन्होंने क्या, इतने माथे पर जातीय चिन्ह लगाने से मना कर दिया और कानों में बाली पहनने से इनकार कर दिया। भाई कानों में ना तो कोई बाली पहनेगा ना माथे पर जातीय चिन्ह। अच्छा, उन्होंने कहा, बेल्लोर सैनिक, अच्छा हमारी इन्हें प्रथा पर रोक लगाएंगे, ठीक है। अब बेल्लोर सैनिकों ने 1806 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रति विद्रोह कर दिया। अब क्वेश्चन बनता क्या? क्वेश्चन ये बनता कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का प्रथम विद्रोह कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगता क्या, हम लगाए थे 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी जो क्रांति हुई थी उसको लगाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ क्या, जो बेल्लोर सैनिकों ने यहाँ इसके खिलाफ विद्रोह करा, तो क्वेश्चन ये बनता है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो उसका नाम दिया गया बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन बनता भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति यानी अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कौन सा था? तो वो बेल्लोर विद्रोह था। भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह, पहला विद्रोह, पहला विद्रोह कौन सा था? बेल्लोर विद्रोह था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी ये समझ लेते हैं 1857 ईस्वी का पहला विद्रोह था, तो 1857 ईस्वी तो बहुत बाद की बात है। यहाँ के बात चली 1806 ईस्वी की, 1806 ईस्वी की यहाँ बात चल रही। तो 1806 ईस्वी में बेल्लोर विद्रोह यानी भारतीयों का प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा था? बेल्लोर विद्रोह था। तो बेल्लोर विद्रोह ने इसके प्रति खिलाफ यानी विद्रोह कर दिया, तो यहाँ से इनको बुला लिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक को बाद में 1825 के आसपास कलकत्ता का गवर्नर बनाया गया, और गवर्नर के बाद फिर 1833 ईस्वी का अधिनियम आया, तो उसमें बना, क्वेश्चन पूछा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ भारत में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे काम किए गए यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत आए, देखो अधिनियम, पहले अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन पहले हम लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित क्वेश्चन थोड़े से और पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा, यहाँ राजा राममोहन राय रहते थे, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय भी एक अच्छे यानी कि भारत के पुनर्जागरण के, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता माना जाता है। क्वेश्चन पूछा था भारत के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता? राजा राममोहन राय को कहा जाता, यानी कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता? राजा राममोहन राय को कहा जाता। तो राजा राममोहन राय ना लॉर्ड विलियम यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया था। अब क्वेश्चन ये बनता सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा किसे कहते हैं? ठीक है, सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा ये थी जिस स्त्री का
जो पति यानी कि जब शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को उठाकर आग में डाल दिया जाता था जिंदी को, ठीक है, उसको जिंदा जला दिया जाता था। उसको कहा जाता था सती प्रथा, यानी कि उसके साथ जलकर सती हो गई। कहीं ना कहीं बुराइयां तो थी समाज में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार कहीं ना कहीं बुराइयां तो थी। वर्ण व्यवस्था में ऐसा बता दिया गया था कि जिस बस्ती का स्त्री यानी जिस स्त्री का पति मर जाए उसको उठाकर जिंदा आग में डाल दिया जाता था। जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ इसको जिंदा जला दिया था। कहीं ना कहीं बुराइयां थी, तो इस बुराई को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से खत्म कर दिया था, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था इसका। हाँ, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ क्या राजा ये लॉर्ड विलियम बेंटिक एक धारा बनाकर एक धारा थी, धारा 17 इन्होंने बनाया। स्त्री की सुरक्षा के लिए एक धारा लेकर आए, स्त्री यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक धारा लेकर आए, धारा, उसका नाम था धारा 17, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था धारा 17 का संबंध किससे था, तो धारा 17 का संबंध क्या था कि जो भी व्यक्ति किसी महिला को सती प्रथा यानी सती प्रथा अगर करेगा तो वो कानूनी अपराध होगा। तो सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। धारा 17 के अंदर क्या आया था, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अवैध क्वेश्चन पूछा था सती प्रथा को अवैध कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को सताता है या परेशान करता है या सती प्रथा यानी जैसे कदम उठाता, तो सती प्रथा को क्वेश्चन पूछा था सती प्रथा को अवैध कौन सी धारा के तहत किया गया था, वो धारा 17 थी। कौन सी धारा थी, धारा 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। और राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, ठीक है, अंत कर दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो मुख्य बिंदु थे मैंने बताए। अब अधिनियम हम पढ़ रहे हैं क्या, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम में क्या बता दिया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इस अधिनियम के तहत पहली बात तो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के तहत ये जो लाए थे अंग्रेज धारा 87 लेकर आए थे, धारा 87 लेकर आए थे। धारा 87 का उद्देश्य क्या था, देखो धारा 87 उस टाइम पर अगर लागू हो जाती कहीं ना कहीं सभी लोगों को यहाँ सफलता मिल जाती, ठीक है। धारा 87 का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, मतलब किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो अगर उसके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, तो वो कंपनी के अधीन नौकरी कर सकता था। धारा 87 का ये टारगेट था, उनको कंपनी के अधीन नौकरी करने से रोका नहीं जा सकता। किसी भी धर्म जाति, ठीक है, धर्म जाति नस्ल लिंग रंग आदि के आधार पर धारा 87 ये लेकर आए थे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, उस व्यक्ति को कंपनी के अधीन नौकरी करने से नहीं रोका जा सकता। धारा 87 लेकर आए थे। अब इसमें क्या हुआ, धारा 87 अंग्रेज लेकर आए, लेकिन ये धारा यहाँ लागू ना हो पाई। क्यों नहीं लागू हो पाई, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने बताया था अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ था 1813 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ने मना कर दिया कि भैया हम इस धारा को लागू नहीं करने देंगे। क्योंकि यहाँ क्या था, फिर सभी लोगों को, जो गरीब अमीर सब लोग जो टैलेंट के आधार पर यहाँ भर्ती होनी थी, लेकिन भारत के कुछ लोगों ने शायद शिकायत कर दी हो कि भाई सभी लोग हमारे बराबर नौकरी करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लोग छोटे लोगों को हम नमस्कार करनी पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा। तो इसको लोगों ने विरोध कर दिया। तो विरोध करने के कारण क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको मना कर दिया। धारा 87 लेकर आए थे अंग्रेज, इसको मना कर दिया कि भाई ये लागू नहीं हो पानी। क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी जाति किसी भी नस्ल के आधार पर कंपनी में काम करने से नहीं रोका जा सकती, धारा कौन सी थी, धारा 87 थी। और धारा 87 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, भैया ये लागू यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। और अगला पॉइंट, इसमें एक दो पॉइंट और आगे बस। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसमें कहा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में प्रथम विधि आयोग, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग। अब भारत में जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कौन थे इसके अध्यक्ष, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछा था कौन से अधिनियम के तहत भारत में विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का मतलब होता है कानूनी आयोग। क्या बोलते हैं, कानूनी आयोग।
कानूनी आयोग, क्या बोलेंगे, कानूनी आयोग, ठीक है। तो भारत में प्रथम विधि आयोग या कानूनी आयोग का जो गठन किया गया था कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। तो उस कानूनी आयोग का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। किसके अध्यक्षता में किया गया था, लॉर्ड मैकाले की, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया था, विधि मतलब कानूनी आयोग का गठन किया गया था, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। अब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आया, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। अब लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र लागू किया गया, ये लागू हुआ 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन बनता लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र कब लागू किया गया था, तो 1835 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और भारत में क्वेश्चन पूछा जाता, भारत में शिक्षा सुधार के लिए पहला जो आयोग आया था, यानी पहला जो घोषणा पत्र आया था वो कौन सा था, तो लॉर्ड मैकाले घोषणा पत्र था भारत में शिक्षा सुधार के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षा सुधार, भारत में शिक्षा सुधार के लिए पहला जो घोषणा पत्र आया था तो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आया था। उस लॉर्ड मैकाले घोषणा पत्र कब लेकर आया था, 1835 में। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, क्योंकि भारत के जो लोगों की भाषा अंग्रेज नहीं समझ पाते थे, अंग्रेजों की भाषा भारत के लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी, वार्तालाप में दिक्कत आती थी। तो अंग्रेजों ने अपना फायदा देखते हुए यहाँ क्या किया, भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र 1835 में लागू किया। अब 1835 में लागू करने के बाद यहाँ क्या था, इसका टारगेट क्या था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ये 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम है। अब इसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट जो अधिनियम बचे हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे मिलते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट का 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम है, जिसके अधिनियम बचे बाकी अगली वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। ये हमारा 1773 ईस्वी से लगाकर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम तक हमारे जो मुख्य बिंदु थे यहाँ ये पहुँच चुके। एक बार यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता का प्रथम गवर्नर कौन था, तो कलकत्ता का प्रथम गवर्नर, कलकत्ता का प्रथम गवर्नर उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। अगर बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। देखो कलकत्ता का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक। देखो तीनों क्वेश्चन क्लियर है। कलकत्ता का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, ठीक है। ये हमारी वीडियो आज यहाँ तक ही, कल जो इसके कल के मतलब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का डाटा मिलता रहेगा, ठीक है।